हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरमेंटल अपडेट्स की सेक्शन में हम एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़, रिसर्च स्टडीज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। और जो सोर्सेस है, जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है, वो वेरियस न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगज़ीन्स, ये सारी जगहों से हम अपडेट्स लाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या अपडेट है। जो हमारा पहला अपडेट है वो बेसिकली एक स्टडी है। ये क्या कह रहा है? अर्थक्वेक हैक रिवील्स स्केल ऑफ ओशियन वार्मिंग। ये क्या है चीज़? अब जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो बस एटमॉस्फेरिक वार्मिंग की बात तो नहीं करते, उसमें ओशियन भी आता है। और ओशियन वार्मिंग को, ओशियंस के हीट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर क्या सिचुएशन है, वो जानने के लिए, ओशियन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आप थर्मोमीटर ले जाके ओशियन में तो नहीं डुबो सकते कि हाँ इसमें टेम्परेचर आ जाएगा। तो कोई तरीका होता है ओशियन टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो बेसिकली जो तरीका यूज़ की जाती है या फिर जहाँ से डेटा ली जाती है उसमें एक्यूरेसी की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऊपर से ओशियन के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक्यूरेट वैल्यू या फिर प्रॉपरली टोटल एरिया का टेम्परेचर, ये इतनी इजी बात नहीं हो जाती कि ओशियन टेम्परेचर हम इजीली मेज़र कर पाए। तो इस चीज़ को करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक तरीका अपनाया है। क्या तरीका? उन्होंने ओशियन टेम्परेचर को मेज़र किया है किसके थ्रू? साउंड वेव के थ्रू। ये जो तरीका है ये इनिशियली 1970 में एक ट्रायल की गई थी इसके ऊपर, और वहाँ पे जो साउंड वेव्स वो जनरेट की गई थी आर्टिफिशियली और वहाँ से टेम्परेचर मेज़र की गई थी। तो साउंड वेव्स एंड ओशियन टेम्परेचर, देखते हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। कहा जाता है या देखा गया है, कहा तो नहीं जाता, देखा गया है, साइंटिस्ट ने ये देखा है कि साउंड वेव और ओशियन टेम्परेचर में रिलेशनशिप ऐसा है कि जब ओशियन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो साउंड वेव का स्पीड भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि साउंड वेव्स का स्पीड बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस ओशियन के उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है या उस ओशियन में टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जितना टेम्परेचर हाई होता है ओशियन का, साउंड वेव्स भी उतनी जल्दी ट्रैवल करता है। तो इन्होंने क्या किया है, स्टडी कैसे की है? इन्होंने स्पेशली इंडियन ओशियन की डेटा ली है, 10 to 12 ईयर्स डेटा इन्होंने ली है, और वहाँ पे साउंड वेव्स किस तरह से स्प्रेड करता है कि कौन सी स्पीड में है वो डेटा लिया। सोनिक डेटा मतलब साउंड वेव की जो स्पीड है वो किस तरह से स्प्रेड हुआ है पूरे ओशियन में, ये डेटा उन्होंने ली है और 10 to 12 ईयर्स की डेटा ली है एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। और इसमें क्या हुआ है कि उन्होंने अर्थक्वेक की जो साउंड वेव कहाँ से लिया, अर्थक्वेक्स जो स्ट्राइक होता है उसमें जो वेव्स, सोनिक वेव्स प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ का डेटा लिया है। और ये डेटा जो है सेम टाइप ऑफ अर्थक्वेक उस टाइम पीरियड में, जो 10 to 12 ईयर्स की बात कर रहे थे, स्पेशली 2004 to 2016 की डेटा इन्होंने लिया है। तो उसमें जो सेम मेज़र की अर्थक्वेक है, जो जिनका ओरिजिन या फिर जिनका पावर, मैग्नीट्यूड सेम है, इस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स की डेटा ली है। क्योंकि अगर वो तो एक अर्थक्वेक की डेटा लेते जो कम मैग्नीट्यूड की है और एक लिया बहुत ज़्यादा की है, तो उनको परफेक्ट एक्यूरेट डेटा तो नहीं मिलेगा, डेटा मिलेगा पर एक्यूरेट रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना था, कैसा था। तो जो सेम मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक्स हुई थी, लगभग सेम, तो वैसी डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है और उनमें कंपैरेटिव स्टडी की है। और स्पेशली वो 4000 ट्रिमर्स
जितना मतलब जो साउंड वेव्स है उन सब की डेटा ली है अराउंड 4000 ट्रिमर्स इंडियन ओशियन में 2004 टू 2016 के बीच में। और इस डेटा के थ्रू उन्होंने देखा है कि सोनिक वेव वहाँ पे कैसे स्प्रेड होता है और उससे इन्होंने मेज़र किया है कि टेम्परेचर कैसा चेंज हुआ है। तो इस डेटा में एडवांटेज क्या है? स्पेशली बात मेनली ये है कि जो उन्होंने डेटा ली है वो अर्थक्वेक के लिए है, सोनिक डेटा लिए है, तो ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड है जो ऑलरेडी वहाँ पे था। जो जैसे कभी भी अर्थक्वेक होता है या जो होता है उसकी डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है, तो इनको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये सारी डेटा, तो उनको ऑलरेडी वो मौजूद था ये डेटा। और जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड है वो लिया है। अगर जो फर्स्ट ट्रायल हुआ था, आप लोगों को याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फर्स्ट जो ट्रायल हुआ था उसमें आर्टिफिशियल वे में वो साउंड वेव को प्रोड्यूस की गई थी और उसके थ्रू टेम्परेचर को मेज़र की गई थी। तो अगर ओशियन में अगर आर्टिफिशियली की जाएगी तो उसमें हमें डेटा तो बहुत मिलेगा, पर बात यह है कि आर्टिफिशियली साउंड वेव ओशियन में प्रोड्यूस करने से वहाँ का जो मेरीन इकोसिस्टम होता है उसमें इफ़ेक्ट होता है, मेरीन एनिमल्स जो होता है वो अफेक्टेड होंगे। ऐसा कहा भी गया है कि साउंड वेव्स के थ्रू फिशेस और इन सब पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, इनका अर्ली डेथ भी हो सकता है, कोरल रिफ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम आर्टिफिशियली साउंड वेव्स लेने की कोशिश करें, हमें डेटा मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी, पर वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा। तो पर अर्थक्वेक तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ में आता है, तो इसका डेटा लेने से आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं आती, तो वो इकोसिस्टम भी हमारा अफेक्टेड नहीं होगा। और अलग से आर्टिफिशियली डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी जो खर्चा होती या फिर जो सिचुएशन क्रिएट होता, इन सब चीज़ों से भी ये चीप हो गया। तो प्रोसीड्योर चीप भी हुआ, वो नेचर को हार्म भी नहीं कर रहा है। और क्योंकि ये अर्थक्वेक तो छोटी सी एरिया में नहीं होता है, इसका जो साउंड वेव्स जब स्प्रेड होता है तो बहुत लंबी एरिया को कवर करता है, तो इसके स्प्रेडिंग के थ्रू जो डेटा ली जा रही है उसमें लार्ज एरिया भी कवर हो रहा है, तो एक्यूरेसी भी मेंटेन्ड होता है इस चीज़ में। क्योंकि नॉर्मली जो प्रोसीड्योर्स होता है तो हम लार्ज एरिया के नहीं ले पाते, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो उसके थ्रू हम टोटल एरिया को मेज़र करके एक एवरेज कवर करते हैं, एक एवरेज रिजल्ट निकालते हैं जिसमें एक्यूरेसी की कमी आती है। पर इसमें प्रॉपर हमें डेटा मिल रही है, तो इस हिसाब से जो टोटल हम रिज़ल्ट निकालेंगे उसमें एक्यूरेसी बहुत हाई होगा। तो एक्यूरेसी भी हाई हो रहा है, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड हो रहा है और ये चीप भी है। तो ये जो प्रोसीड्योर है बहुत हेल्पफुल है। तो इस स्टडी के थ्रू ये जाना गया है कि हम ओशन टेम्परेचर इसको मेज़र कर सकते हैं, इजीली मेज़र कर सकते हैं, और जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है उसके थ्रू ही हम ये काम कर सकते हैं। और आउटकम क्या आया है, जैसे एक्यूरेसी की हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें ये देखा गया, ये कंपैरेटिव स्टडी करके देखी गई है कि पहले जो कहा जाता था कि टेम्परेचर इतना हाई हुआ है, या फिर जो चीज़ें पहले जो डेटा हमें मिली थी टेम्परेचर रिगार्डिंग, सोनिक डेटा नहीं, जो टेम्परेचर की डेटा मिली थी हमें, उससे अभी जो डेटा मिली है हमें टेम्परेचर की वो ज़्यादा है। मतलब जितना टेम्परेचर कहा जा रहा था कि इतना हाई हुआ है या फिर इतना टेम्परेचर है, एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो उससे ज़्यादा है, टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई है, ये चीज़ है। पर अभी भी ये इंडियन ओशियन में हुआ है और भी ग्लोबल वर्ल्ड वाइड हमें इसको करना है और लार्ज स्केल में करना है, तो अभी भी ये इनिशिएटिव लेवल कह सकते हैं हम इसको, इस स्टडी को। बाकी और भी ज़्यादा जितना होगा अच्छे से इसकी एक्यूरेसी भी हमें मिलेगी और इस स्टडी के थ्रू प्रॉपर टेम्परेचर और डिटेल्स भी हमें मिल पाएगी। ठीक है, तो ये था जो अर्थक्वेक या फिर सोनिक डेटा के थ्रू टेम्परेचर निकालने की ये साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया, तो स्टडी को हमने ज़्यादा डिस्कस किया है, तो इसके बाद एक दो ही न्यूज़ है जो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पहले क्या है, आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस
इंक्रीज। आर्सेनिक अब सबको पता है, ये एक केमिकल है जो स्पेशली हमें कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और उसके थ्रू हमें ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पोर्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, ग्राउंड वाटर में हमें आर्सेनिक मिलती है। अब बात यह है कि जैसे हम स्टडी कर रहे थे, इससे पहले भी स्टडी कर रहे थे, या फिर हमें पता है ये चीज़ें कि ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ग्राउंड एग्रीकल्चर फील्ड में ग्राउंड वाटर की ज़रूरत होती है, तो उससे ग्राउंड वाटर कम होती जा रही है। तो ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि ये इसकी लेवल कम हो रही है, तो इसमें आर्सेनिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कौन से एरिया में है वो देखते हैं। कहा गया है कि आर्सेनिक इफेक्टेड हैबिटेशंस क्या है, जहाँ पे अराउंड 10 to 100 हाउस होल्ड्स है। जैसे हम कोई विलेज कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कहते हैं ना कि इस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है, तो गांव जो विलेज एरिया है तो उसको हम एक हैबिटेशन कह सकते हैं। तो ये देखा गया है कि 2015 to 2020 इन 5 सालों में ही जो हैबिटेशंस है, आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस है, उसमें इंक्रीमेंट आई। कितना 145% वो हाई हो गया आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा नंबर में हाई हुआ है। जैसे यह बताया भी गया है कि इंडिया को में पहले 2015 में ऐसे 1800 आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस थे, जबकि 2020 में 4421 हैबिटेशंस हो गए जहाँ पे आर्सेनिक अफेक्टेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा है। तो आर्सेनिक पोल्यूशन भी कह सकते हैं हम इससे कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये 5 सालों में इतना ज़्यादा 145%, बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की लेवल कम होती जा रही है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो और आर्सेनिक के हेल्थ इफ़ेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना हाई होता है। तो कौन से एरियाज़ में ये ज़्यादा है जो ये हैबिटेशंस की बात कही जाती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स एरिया में है, इसके गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर साइड के जो एरियाज़ है वहाँ पे ये आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस ज़्यादा है। जैसे अगर हम स्टेट्स की बात की जाए तो आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों पे आर्सेनिक अफेक्ट सबसे ज़्यादा है। और इन जगहों के बीच में भी आसाम में आर्सेनिक की इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर हम ऑप्शंस आए, MCQ आए आपके पास और ऑप्शंस आए कि इनमें से कौन से एरिया में आर्सेनिक पोल्यूशन या फिर आर्सेनिक इफ़ेक्ट ज़्यादा है, तो अगर ऑप्शंस दी जाए कि आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, तो आपको बताना है आंसर है आसाम। ठीक है, तो आर्सेनिक पोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट हैबिटेशंस कौन से एरियाज़ में होते हैं ये हमें पता चल गया है। अब देखते हैं जो लास्ट हमारे पास न्यूज़ है। आज ज़्यादा नहीं लाई मैं आप लोगों के लिए न्यूज़, वैसे भी हम इसमें 3-4 न्यूज़ या फिर अपडेट्स ही डिस्कस करते हैं। तो जो लास्ट है एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में है। वो क्या है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव ली गई है लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने में। तो हमें ये G20 के बारे में तो पता है। तो G20 कंट्रीज़ है, उन्होंने, अगर नहीं भी पता है तो G20 के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो G20 कंट्रीज़ जो है उन्होंने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग की गई है। G20 कंट्रीज़ के बीच में ये हुआ है। और इस वीडियो, अब जो सिचुएशन है, वैसे तो किसी एक कंट्री में जाके या ऐसे होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग हेल्ड की गई है। और इसमें होस्ट कंट्री जो था वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब या किंगडम ऑफ सऊदी अरब कंट्री जो था ये इस मीटिंग को होस्ट किया है। और हमारे इंडिया के तरफ से श्री प्रकाश जावड़ेकर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और वो यूनियन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है। और इस मीटिंग के थ्रू ये इनिशिएटिव ली गई है कि लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस की जाएगी और कोरल रीफ
जो कोरल रिफ डिग्रेडेशन की हम हमेशा बात करते हैं, उस पर न्यूज़ भी आ रही है, स्टडीज़ भी आ रही है, तो उस कोरल रिफ को कैसे कंजर्व की जाएगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी इनिशिएटिव्स भी ली जाएगी। और इसके साथ साथ ये तो कंपलसरी है, अगर हम मैथ्स करें तो कॉमन ली जा सकती है ये चीज़ें कि क्लाइमेट चेंज, उसके इफ़ेक्ट, इन सब को कैसे कम की जा सकती है, और एमिशंस, जो पल्यूटेंट एमिशंस होते हैं, उनको कैसे मैनेज की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ डिस्कशन इस मीटिंग में हुआ है। और जो लॉन्च हुआ है मेनली वो लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना है और कोरल रिफ कंजर्वेशन की बात की गई है मेनली इस स्टडी में, इस मीटिंग में। ठीक है, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है G20 मीट के बारे में। तो ये हो गया हमारा आज का स्टडी एंड न्यूज़ अपडेट्स, और इसके साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। होप सो इसका आंसर आप सबको पता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर, तो आई बटन में एक लिंक दिया है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसमें और भी स्टडीज़ भी डिस्कस्ड है और इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगी।